अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रिव्यू विद फाइज़ा खुर्रम ऑन स्टूडेंसी कैफ़े। आज आप इस प्रोग्राम में वाई अफ्रीका इस पुअर की दूसरी किस्त देख रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे खित्ते की सबसे बड़ी ताकत, सदी के सबसे बड़े वाटर कन्फ्लिक्ट और बोको हराम के मकासद के बारे में। अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अपने पुराने तहज़ीब व तमद्दुन की वजह से इजिप्ट पूरी दुनिया में जाना जाता है। इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल या इंटर कॉन्टिनेंटल मुल्क है, यानी ऐसा मुल्क जो 2 बरे-ए-आज़मों में वाक़या है। इजिप्ट के अलावा टर्की, रशिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिप्रस और कज़ाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इजिप्ट का हिस्सा सिनाई पेनिनसुला एशिया में है और बाकी अफ्रीका में। इजिप्ट का बॉर्डर सिप्रस, ग्रीस, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ लगता है। नाइल दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जो कि 4160 मील लंबा है और 10 मुल्कों से गुजरता है। एक मशहूर हिस्टोरियन हेरोडोटस कहता है, इजिप्ट इज़ द नाइल एंड नाइल इज़ द इजिप्ट। ये आज भी सच है। नाइल का वो इलाका जो इजिप्ट में है फुली नेविगेबल है। बेशुमार ज़मीन होने के बावजूद इजिप्ट की ज़्यादातर आबादी नाइल के इर्द गिर्द आबाद है। इसकी वजह यह है कि पुराने वक्तों से नाइल इजिप्ट को ज़रख़ीज़ ज़मीन फराहम करता आया है। इजिप्ट 2 अतराफ से सहराओं में घिरा है, लेकिन नाइल के इर्द गिर्द की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है और फसलें उगाने के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर गंदम की बड़े पैमाने पर काश्त होती है, जिसे इजिप्ट सारे मिडिल ईस्ट में फ़रोख्त करता है और बेहतरीन ज़र मुबादला कमाता है। अब बात करते हैं इजिप्ट की मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर। अमेरिकन मिलिट्री एड की वजह से सारी अरब स्टेट में इजिप्ट की आर्म फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इजिप्ट की जियोग्राफिकल कंडीशन भी इसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये 2 अतराफ से सहरा में घिरा हुआ है और एक तरफ से समुद्र में। यहाँ पर मैं जिक्र करती चलूँ कि स्विस कैनाल का, जिसको इजिप्ट रन कर रहा है। स्विस कैनाल मैन मेड वाटरवे है जो रेड सी के ज़रिए से मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। इसकी बैनुल अक़वामी तजारत में बेहद अहमियत है। रोज़ाना दुनिया की 8% तजारत इसी रास्ते से होती है और रोज़ यहाँ से 30% तेल की तजारत होती है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो यूरोप को ट्रांसपोर्ट में 15 दिन और यूएसए को 10 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े वाटर कन्फ्लिक्ट की। तो नाजरीन, ये बात सच है कि इसराइल से इजिप्ट की 5 जंगें हुई, लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट का जिस मुल्क से इख्तलाफ है वो रिवर नाइल के ऊपर इथोपिया से है। दोनों मुल्कों के पास खित्ते की सबसे बड़ी आर्मी है और इस बात का शदीद खतरा है कि इन दोनों का टकराव खित्ते में पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे पर हो जाए। ब्लू नाइल जो कि इथोपिया की लेक टाना से निकलता है, वाइट नाइल से सूडान की कैपिटल खर्तूम के मकाम पर मिलता है, फिर इजिप्ट में जाता है और आगे जाकर ये मेडिटेरियन सी में गिरता है। खर्तूम के मकाम पर ज़्यादातर पानी ब्लू नाइल का होता है और बारिश के दिनों में 80% पानी वाइट नाइल को मिलता है। इथोपिया, जिसे अफ्रीका का वाटर टावर कहा जाता है, इसमें हाई एलिवेशन की वजह से पानी के बड़े बड़े ज़खायर हैं और लगभग 20 से ज़्यादा डैम हैं, जिनमें ज़्यादातर पानी बारिश की वजह से आता है। 2011 में एडिस अबाबा, जो कि इथोपिया का कैपिटल है, इसने चाइना के साथ मिलकर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसे मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसे वो सूडानीज बॉर्डर पर बनाना चाहते हैं। इसे मिलेनियम डैम या ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंस का नाम भी दिया गया है। इसे 2020 तक मुकम्मल होना है। 2019 अक्टूबर तक इसका 70% काम मुकम्मल हो चुका था। डैम को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इथोपिया के पास 1 साल तक का पानी स्टॉक हो सकेगा। इथोपिया का कहना है कि इससे इजिप्ट को पानी का फ्लो पहले की तरह जारी रहेगा, जबकि इजिप्ट का कहना है कि डैम बनने से इथोपिया के पास ये पोटेंशियल होगा कि वो जब चाहे पानी को रोक सके, जिससे ड्रेस्टिकली इजिप्ट का फ्लो कम हो जाएगा। इजिप्ट मेडिटेरियन रीजन की सबसे बड़ी पावर है, मगर इथोपिया एक एमर्जिंग पावर है। कायरो ये बात जानता है और ये भी जानता है कि एक दफ़ा ये डैम बन गया तो इसकी तबाही से, फ्लड की वजह से इथोपिया और सूडान दोनों तबाह हो जाएंगे। इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो तभी पता चलेंगे जब ये डैम बन जाएगा, लेकिन इजिप्ट के इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। नाजरीन, वाटर वार को इस सदी में इमिनेंट कन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है और ये बात सबके इल्म में है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स विल शेप 21st सेंचुरी। दूसरा बड़ा इशू ऑयल का है। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। नाइजीरिया के साउथ में हाई क्वालिटी ऑयल के बड़े रिसोर्सेज हैं। नॉर्थ नाइजीरिया के इस बात का शिकवा है कि ऑयल का प्रॉफिट अक्रॉस द कंट्री इक्वली शेयर नहीं होता। इससे मुल्क के अंदर एथनिक और रिलीजियस टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नाइजीरिया कुदरती वसाइल और आबादी के हिसाब से वेस्ट अफ्रीका का सबसे ताकतवर मुल्क है। नाइजीरिया में 1898 में बरतानिया ने एक पावर हाउस बनाया। नाइजीरिया का बड़ा मसला ये है कि यहाँ के सियासी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कम्प्लेक्स ट्राइबल सिस्टम है। इससे समुंदर के किनारे जो तेल की पैदावार हो रही है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं।
टेररिज्म बहुत है, गैर मुल्की वर्कर्स जो ऑयल की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनकी किडनैपिंग के वाक़यात भी हुए हैं, जिसकी वजह से नाइजीरिया गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए मुनासिब नहीं जाना जाता। इसकी अवाम फ़ौज से बिल्कुल ताउन नहीं करती। नाइजीरिया की बदनामी की बहुत बड़ी वजह बोको हराम मूवमेंट है। बोको हराम तंजीम वर्ल्ड डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप जो कि 2002 में मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ने बनाई, जो नाइजीरिया के शुमाल मशरकी इलाके में काम कर रही है। 2009 के बाद से बड़े पैमाने पर इसने कत्ल गारत का सिलसिला शुरू किया। पहले इनके मकासद में नाइजीरिया में करप्शन का खात्मा, इंसाफ की फराहमी और मुल्क में इस्लाम नाफिज करना था, लेकिन बाद में इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2009 में मार दिए थे, उनका बदला लेना इसका बुनियादी मकसद बन गया। 2013 में उन्होंने बहुत से रूरल लोकल गवर्नमेंट पर कब्जा करके इंतज़ाम संभाल लिया। यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग पर अटैक के साथ साथ बड़े इलाकों पर कब्जा करके उन पर तशद्दुद और कत्ल गारत किया। इसके बाद 2018 में नाइजीरिया की हुकूमत ने यूएसए और फ्रांस के साथ मिलकर इसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन 2019 के बाद से ये फिर मजबूत हो रही है। अंगोला अफ्रीका का दूसरा बड़ा ऑयल पैदा करने वाला मुल्क, इसमें यूएसए, यूरोप या चाइना में से कौन सी ताकत मजबूत हो रही है? इकोनॉमिक कॉलोनिज्म क्या है? साउथ अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप क्यों मशहूर है? हम अपने आने वाले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।